नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS5VS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 12वीं क्लास है। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों गरुड़ बैच लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, इस स्लोगन के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे दोस्तों CD देशमुख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें दोस्तों अगस्त 1943 में गवर्नर नियुक्त किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और 1949 में इसके राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है तथा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। और दोस्तों सर ओसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तो तुगलकाबाद शहर बनवाया था दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें दोस्तों गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। और इस राजवंश को दोस्तों कुरानाह तुर्कों के राजवंश के रूप में भी जाना जाता था। और वह दिल्ली के पहला सुल्तान था और जिन्होंने गाजी या काफिरों के कातिलों का खिताब लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और याद रखें दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ये इनके पुत्र थे। और इन्होंने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना भी की है। और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे व्यापक नहर सिंचाई प्रणाली का निर्माण और मरम्मत की थी। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक है आपका बिहार में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसे प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों यह जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता को दर्शाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार में। और बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट दोस्तों इसमें देखिए अन्य जो जो कहाँ पे मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लक्षद्वीप। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कम से कम 22 करोड़ के आस लगभग। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। और उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है दोस्तों केरल तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। और उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है। लिंगानुपात में भी केरल है और साक्षरता दर में भी सबसे ज़्यादा केरल है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहार है। घनत्व के मामले में भी बिहार है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहार है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है दोस्तों फीमर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, यानी जांग की हड्डी होती है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। और फीमर घुटने से कूल्हे तक होती है। याद रखिए दोस्तों, बहुत मजबूत होती है। ऐसा नहीं कि मजबूत है तो आप लेके डंडा तोड़ने लगो, ऐसा कुछ नहीं, मारने लगो दूसरे के ये आप कभी भी ट्राई मत कीजिएगा किसी पर। इतनी भी मजबूत नहीं कि तोड़ ही डालो आप। फीमर घुटने से दोस्तों कूल्हे तक होती है। और फीमर या जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी होती है। फीमर के निकटस्थ छोर पर एक गोलाकार उभार होता है जिसे फीमर का शीर्ष कहा जाता है। दोस्तों फीमर घुटने से कूल्हे तक होती है। याद रखिए, घुटने से कूल्हे तक होती है। और ये शरीर के सभी ऊपरी भाग को वहन करती है। देखते ही आप, सबसे अधिक वहन करती है ये। और पैर के अन्य भाग टिबिया, फीमर, फाइबुला है और कैप को पटेला के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना है। टोटल कितने हैं? 206 हड्डियों से मिलकर बना है।
जिसमें की हड्डियां भी शामिल हैं। और दोस्तों अन्य भी हैं, जैसे खोपड़ी आपकी, ये जबड़े की हड्डी सहित होती है। और मेरुदंड ये ग्रीवा, वक्ष और कांट का कशेरुका और टेलोबोन से होती है। तथा छाती आपकी पसलियों और उरोस्थिति से यानी स्टर्मर से बनती है। और भुजा आपकी स्कंधास्थि से बनती है। दोस्तों आपका सभी मैं इस तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और पैर आपका जांग की हड्डी जिसको फीमर, घुटने की टोपी जिसको पटेला, जैसे देखा होगा अपने घुटने में कटोरी टाइप की बनी होती है, उसको दोस्तों टोपी टाइप की बोलते हैं दोस्तों। और पिंडली की हड्डी यानी टिबिया और फेफुला। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत भारत में एक सरकारी संस्था है। आपसे पूछ सकता है कि प्राइवेट संस्था है या क्या है, तो ये दोस्तों एक सरकारी संस्था, ना कि गैर सरकारी संस्था है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों इसमें यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक सुसज्जित ग्राफिकल यूनिट है दोस्तों। और दोस्तों CSO दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा CSO आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली भारत में। तथा मूल विभाग है दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। दोस्तों अन्य भी हैं दोस्तों, जैसे आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपको बता ही दिया 2 मई 1951 नई दिल्ली में मुख्यालय इसका। जैसे और दोस्तों योजना आयोग, ये दोस्तों 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई थी दोस्तों इसको। और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका भी। और भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों इसका 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक कौन हैं? तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि दोस्तों इसमें एक मिस्टेक हो गई दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका जहीर खान की जगह यहाँ पे दोस्तों ममता बनर्जी लिख लीजिएगा। अब किसी को क्या बोल सकते दोस्तों, टाइपिस्ट ने कभी कभी दोस्तों गलती हो जाती। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुस्तक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के लेखक हैं ममता बनर्जी। दोस्तों सॉरी इसके लिए दोस्तों गलती हो गई है जो। वह दोस्तों ममता बनर्जी वह 2011 से एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गई हैं। और वर्ष 1998 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसको हम लोग TMC बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तथा ये दोस्तों वह इन पदों पर रहने वाली पहली महिला हैं रही हैं जिनकी दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जैसे कि रेल मंत्री रह चुकी हैं ये, और केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रह चुकी हैं, तथा मानव संसाधन विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री और कोयला और खाद्यान्न मंत्री ये रह चुकी हैं। और ममता बनर्जी द्वारा दोस्तों लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, याद रखिएगा दोस्तों, उपलब्धियां हैं जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी, जो यही है दोस्तों इंडिया इन डिस्ट्रेस और वाई वी आर सेइंग नो CCA और नो NRC और नो NPR तथा अ वर्ल्ड विदाउट वाटर। दोस्तों इनकी सभी पुस्तक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों बात करेंगे क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तथा राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़, तथा राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता। और कोलकाता दोस्तों हुबली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों 7वां प्रश्न, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं? दोस्तों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहलाते हैं वेद त्रयी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वेद त्रयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पहले 3 वेदों यानी ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी यानी वेदों की तिकड़ी कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपका चौथा वेद आपका अथर्ववेद है। तो इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और दुनिया का सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसे मानव जाति का पहला वसीयतनामा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका ऋग्वेद।
और आपका दोस्तों सामवेद, ये दोस्तों सामवेद आपका जड़े जैसे सामान से, जिसका अर्थ है धुन, ये धुनों का संग्रह है आपका सामवेद। और आपका यजुर्वेद आपका ये दोस्तों यज्ञ की प्रार्थना की पुस्तक, यानी एक कर्मकांड वेद है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में दोस्तों जापान देश ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचकांक दोस्तों ने 17 अप्रैल को कोविड-19 के बढ़ते मामलों और विदेश यात्रा पर प्रतिबंध के बीच सबसे मजबूत पासपोर्टों की अपनी सूची प्रकाशित की, क्योंकि कई देश सबसे अधिक प्रभावित देशों में से व्यक्तियों को रोक रहे हैं। उनके लिए दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक उनके नागरिक यात्रा अधिकारों के आधार पर देशों की एक वैश्विक रैंकिंग है। ये 2006 में हेनली एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में शुरू हुआ और जनवरी 2018 में इसे नवीनीकृत और नाम दिया गया। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों F64 स्पर्धा जीतकर दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक बोला दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों सुमित अंतिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए? दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण दोस्तों 7 प्रदान किए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार दिए। इस सूची में दोस्तों 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण, याद रखिए दोस्तों 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। और दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मूर्तिकार सुदर्शन साहू और इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान और अन्य को पद्म विभूषण दिया जाएगा। और दोस्तों पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, गायिका के.एस. चित्रा, प्रमुख कवि चंद्रशेखर कंबार, सेवानिवृत्त सिविल सेवक नृपेंद्र मिश्रा और अन्य को पद्म विभूषण मिला दोस्तों, या पद्म विभूषण है दोस्तों, पद्म भूषण मिला इन लोगों को। और पद्मश्री दोस्तों सिंधुताई सपकाल, संगीतकार बॉम्बे जयश्री, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक और ग्रीक इंडोलॉजिस्ट निकोलस कजानस आदि शामिल हैं इनको दोस्तों, ये पुरस्कार मिले। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, आलू युट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आलू अट्टू दोस्तों नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलू अट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। नृत्य दोस्तों कोन्यांक जनजाति द्वारा किया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड के अन्य लोक नृत्यों में मोटसे, सदल केकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसाल पट्टू और खम्बा लिम, मयूर नृत्य आदि इत्यादि नृत्य वहाँ पर होते हैं नागालैंड में दोस्तों। अन्य जैसे आपका गोवा में दोस्तों एक लोक नृत्य है देखनी, फुगड़ी, दशावतार, ढालो, गोफ और कुनबी, ये लोक नृत्य गोवा में होते हैं। और हरियाणा में दोस्तों आपके लोक नृत्य हैं घूमर, रासलीला, फॉग नृत्य, लूर, दाफ नृत्य यहाँ पर होते हैं। तथा केरल के दोस्तों लोक नृत्य हैं मुदियेट, संगकाली, ब्राह्मणी पट्टू, दप्पू काली, कोलकली और वट्टकली, ये यहाँ पर ये लोक नृत्य होते हैं केरल में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा नदी सहायक नदी का सही युग्म है? आपको बताना है कि कौन सा नदी सहायक नदी का सही युग्म है। तो दोस्तों इसमें ना ही आपका ताप्ती माही है और ना ही नर्मदा वर्जा की सहायक नदी है, ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड। दोस्तों एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न भी पूछ रहा है इस टाइम, इसलिए दोस्तों ज़्यादा आप
ध्यान से पढ़िए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, कि नदी सहायक नदी का सही युग्म है। तो इनमें दोस्तों न ताप्ती, तापी माही का भी नहीं है और नर्मदा वर्धा का भी नहीं है। ताप्ती यानी कि ताप्ती और तापी नदी एक ही होता है दोस्तों। ताप्ती दोस्तों इस नदी का उद्गम स्थल, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के पास हुआ। और ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पश्चिम की ओर बहती है और ये गुजरात में सूरत के पास खंपात की खाड़ी में गिरती है। तथा चार दाहिने किनारे की सहायक नदियां दोस्तों इसकी वाकी, गोमई, अरुणावती और आनेर। और बाएं किनारे की 10 सहायक नदियां इसकी नेसु, अरुणावती, बुरा, पंजरा, बौरी, गिरना, वागुर, वाघुर, पूर्णा, मोना और सिपना। तथा नर्मदा नदी की दोस्तों है आपकी, यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद ताप्ती है आपकी। नर्मदा की स्रोत नर्मदा कुंड है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। तथा नर्मदा को रीवा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नर्मदा को अन्य नाम से क्या जाना जाता है, तो रीवा के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसकी दोस्तों प्रमुख सहायक नदियां हैं आपकी बुरहनेर, हलोन, हैरन, बंजार, दूधी, सकर, दवा, बरना, कोलार, गंजल, बेड़ा, गोई और ओरसंग। ये इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की। तथा दोस्तों वर्धा जो है आपकी, ये जो वर्धा है आपकी, ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ध्यान से तो सुनिएगा दोस्तों, वर्धा आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और माही नदी है दोस्तों, नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। माही नदी आपकी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है जाकर के। और माही की दोस्तों सहायक नदियां हैं आपकी अनस, पनम और सोम। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, सितंबर 2021 में सरकार ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सितंबर 2021 में सरकार ने दोस्तों, लेटेस्ट प्रश्न है आपका, सितंबर 2021 में सरकार ने भारतीय निर्यात के प्रबंधन निदेशक एग्जिम बैंक आयात बैंक एमडी के रूप में दोस्तों हर्ष भूपेंद्र भंगारी को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार ने हर्ष भूपेंद्र भंगारी को भारतीय निर्यात बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है। दोस्तों एग्जिम बैंक की बात करेंगे। एग्जिम बैंक दोस्तों आपकी इस ये भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक संसद के भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 द्वारा बनाई गई एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982, याद रखिएगा 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी एग्जिम बैंक की। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। दोस्तों मैं सभी चीज़ नहीं लिख सकता, आप लोग में बहुत लोग बोलते हैं कि आप ज़्यादा चीज़ सिर्फ बता देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो दोस्तों जितना आपको सुनने में आपको दिमाग में आ जाएगा, चढ़ जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा मुँह जबानी आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इसमें दोस्तों अगर मैं आप सब कुछ लिख दूंगा तो दोस्तों इसमें समय बहुत ख़राब होगा आपका, और आप ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपका जितना जितना हो सके आपको मुँह जबानी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था आपका क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात करेंगे क्रिप्स मिशन। दोस्तों क्रिप्स मिशन का नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। हालांकि बहुत सारी बातचीत के बाद मिशन विफल साबित हुआ, क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम नेताओं ने भी अस्वीकार कर दिया और इसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके दोस्तों परिणाम स्वरूप 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई। अब बात करें दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की, तो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक बड़े पैमाने पर विरोध की घोषणा की, जिसे गांधी ने भारत से एक व्यवस्थित ब्रिटिश वापसी कहा। और यह निर्धारित के लिए था, जो 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त को जारी उनके करो या मरो के आह्वान में प्रकट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस देखिए आपका एक और प्रश्न बनता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दोस्तों दिया था महात्मा गांधी जी ने। आपको दोस्तों इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न आपको एक ही ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसी में आपको प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और कैबिनेट मिशन योजना, इसकी दोस्तों यह मिशन योजना की घोषणा वर्ष 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा की गई थी। और कैबिनेट मिशन
इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों से बना है, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और कैबिनेट मिशन है दोस्तों, अविभाजित भारत की सिफारिश की और एक अलग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया था कैबिनेट मिशन योजना ने। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट दोस्तों, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो ये दोस्तों 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार नियम 1919 के कामकाज को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की और इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। 3 फरवरी 1928 को जब आयोग मुंबई पहुंचा तो पूरे देश में एक आम हड़ताल की गई और उनका स्वागत काले झंडे और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, तो ये दोस्तों नहीं बने हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। गुलजारी लाल नंदा कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। और इन्होंने दोस्तों, यह है भारतीय श्रम कल्याण संगठन के सचिव और बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया, गुलजारी लाल नंदा। और यह राष्ट्रीय योजना समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आयोजन में काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में इसके अध्यक्ष बन गए। दोस्तों याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और वह 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 छोटी अवधि के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा। और भारत सरकार ने गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। और दोस्तों आपके जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और बीडी जट्टी, ये तीनों ही लोग भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों का निपटारा दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत से लोग उसको संसद की संयुक्त समिति बोलेंगे या भारत चुनाव आयोग बोलेंगे, ये नहीं है दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों का निपटारा करता है। दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में के संबंध में सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले सब सर्वोच्च न्यायालय देखता है। और दोस्तों बात करेंगे भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति ये वह भारतीय राज्य के मुखिया के रूप में, जैसे आप देखते होंगे, आप एक किसी घर में आपका एक बड़े बुजुर्ग होते तो एक मुखिया के रूप में होते हैं, वैसे ये दोस्तों पूरे भारत के मुखिया के रूप में होते हैं और भारत के पहले नागरिक भी होते हैं। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के साथ साथ संघ की कार्यकारिणी का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों आपकी संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर आपकी संसद बनी है। और उपाध्यक्ष दोस्तों चाहिए दोस्तों 5 साल के नियुक्त होता है इसमें। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट शुरू हुआ, वह किस देश के स्थित है? दोस्तों फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ, वह दोस्तों ग्वाटेमाला देश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ। दोस्तों ये इसको बोल सकते हैं 3.5 किलोमीटर ऊंचा ग्वाटेमाला के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है फ्यूगो। और हाल ही में दोस्तों दर्ज की गई गतिविधि जून 2018 के बाद से सबसे मजबूत है ये। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एक युवा सैनिक मंगल पांडे को किस कारण फांसी दी गई थी? दोस्तों ये फांसी दी गई थी मंगल पांडे को कि बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए दी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को, याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के एक युवा सैनिक मंगल पांडे, दोस्तों युवा सैनिक दोस्तों कहीं जो होती नहीं, इनको कौन नाम नहीं जानता इनका, मंगल पांडे को, तो मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था।
बात करेंगे मंगल पांडे की, तो इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद के पास एक कस्बे में हुआ था, जो अब उत्तरी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत का उत्पादन करता है? दोस्तों विद्युत का उत्पादन करता है आपका डायनोमो, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायनोमो, जिसे एक विद्युत जनरेटर भी कहा जाता है, केवल एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। समान तौर पर एक डायनोमो अधिक विशेष रूप से उस डिवाइस को संदर्भित करता है जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी उत्पन्न करता है, और जबकि एक अल्टरनेट या एक जनरेटर समान रूप से एक उस उपकरण को संदर्भित करता है जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी बनाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, तो वह हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायतों के आयोजन में सहायता करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के आयोजन में सहायता करना ये हिस्सा नहीं है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य में। बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की दोस्तों, भारतीय मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यह संशोधन दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया, और यह रूस के संविधान से लिया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछ सकता है कि संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। तो ये दोस्तों भारत के नागरिकों के लिए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। याद रखिए, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। और संविधान के भाग 4 4 ए में अनुच्छेद 4 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों कुल संख्या 11 है, और 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो सम्राट अशोक के पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। कुणाल सम्राट के अशोक के पुत्र हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अशोक के शासन काल के लगभग 50 वर्षों के बाद मौर्य साम्राज्य को अस्वीकार कर दिया गया था, और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ भंग कर दिया गया था। और याद रखें दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तथा मौर्य साम्राज्य की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव फेफड़ों का दोस्तों एल्वीयोली, ऑप्शन डी एल्वीयोली भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है। और एल्वीयोली वह भाग है, एल्वीयोली आप खाली इसको अलग अलग कर सकते हैं। एल्वीयोली वह भाग है जहाँ फेफड़ों और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किसकी ओर घूमती है? मतलब किससे किसकी ओर जाती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और आकाश में तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी की अपनी धुरी के चारों ओर गति के कारण होती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूमते दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, गदर पार्टी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो गदर पार्टी का आयोजन दोस्तों किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन थे। और इसकी आधिकारिक स्थापना दोस्तों 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शासक था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक, और टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शेर के रूप में भी जाना जाता है। और वह दोस्तों शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र थे। और टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। और दोस्तों फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ
नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन की मांग की थी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।